मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए आज हम सभी लोग अपनी कक्षा में देखने का प्रयास करेंगे कि वल्केनो क्या होता है। वल्कनिज्म जो हमारी क्रिया है वो किस प्रकार से हमारी पृथ्वी में घटित होती है और ज्वालामुखी हमारी पृथ्वी में कैसे आता है। इस बात को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर जो हमारा चैप्टर है वो है ज्वालामुखी, और हम इस ज्वालामुखी चैप्टर के तहत यह देखने का प्रयास करेंगे कि ज्वालामुखी जो शब्द है ये किस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर आता है। हमारी पृथ्वी पर जो ज्वालामुखी आते हैं वो कैसे आते हैं, किन परिघटनाओं से हमारी पृथ्वी के ऊपर ज्वालामुखी का प्रस्फुटन होता है, आगमन होता है। और इस क्लास के माध्यम से आपको मैं यह भी बताऊंगा कि हमारे ज्वालामुखी के दरअसल क्या लाभ हैं, व्हाट बेनिफिट्स, इसके क्या क्या लाभ हैं। इस विषय पर भी हम लोग चिंतन करने का प्रयास करेंगे। हम लोग पूरी तरीके से इसके हर आयामों को समझने का प्रयास करेंगे कि हमारी प्रतियोगी परीक्षा में संभावित क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो ये जो ज्वालामुखी होता है जो हमारी पृथ्वी में आता है, ये दरअसल कैसे आता है। तो हर चीज के अपने लाभ होते हैं, भूकंप के भी अपने लाभ होते हैं। ठीक उसी तरीके से हम अपनी क्लास में देखने का प्रयास करेंगे कि हमारी ज्वालामुखी के क्या लाभ हैं। तो यहां सबसे पहले हम समझें कि हमारी पृथ्वी पर ज्वालामुखी कैसे आता है। जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर में बहुत सारी प्लेटें लगी हैं, और ये सब प्लेटें मिल करके हमारी पृथ्वी में कहीं ना कहीं किसका निर्माण करती हैं, कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी में सारे की सारी संरचना का निर्माण करती हैं, हमारी पृथ्वी के आकार की को निश्चित करती हैं। ये हमारी प्लेटें हमारी पृथ्वी में हैं, और हमारी प्लेटें जो हमारी पृथ्वी में हैं ये गति की अवस्था में हैं। इस कारण से हमारी प्लेटें कभी कभी टकरा जाती हैं हमारी प्लेटें स्टेनोस्फीयर में। जब ये प्लेटें हमारी टकराती हैं तो अधिक घनत्व की प्लेट का क्षेपण होता है। अधिक घनत्व की प्लेट का क्षेपण होता है अर्थात सबडक्शन होता है, और कम घनत्व की प्लेट हमारी ऊपर आती है। इस प्रकार से जब प्लेटें आपस में टकराएंगी तो टूटेंगी फूटेंगी, और जिस प्लेट का हमारी नीचे क्षेपण होता है, सबडक्शन होता है, वह प्लेट हमारी कहीं ना कहीं तापमान अधिक होने की वजह से स्टेनोस्फीयर में ये प्लेट हमारी मेल्ट हो जाती है। जब ये प्लेट हमारी मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, और इस पर कहीं ना कहीं अगर समुद्री भाग है, कहीं जलीय स्रोत से जल रिस रिस करके यहां पहुंच गया, तो यहां पर भाप बन जाता है और यहां पर संवहन धाराओं का निर्माण होता है, स्टीम एनर्जी का निर्माण होता है, और यही स्टीम एनर्जी हमारी कठोर प्लेटों को तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, और इस तरीके से कहीं ना कहीं ज्वालामुखी का उद्गार हमारी पृथ्वी में हो जाता है। ये तोड़ करके ज्वालामुखी उद्गारित हो जाते हैं, और इस तरीके से ज्वालामुखी के उद्गार होने की संपूर्ण परिघटना, मैग्मा का बनना, और मैग्मा को मैग्मा चैम्बर में आकर के इकट्ठा हो जाता है। ये मैग्मा चैम्बर में आकर के ये इकट्ठा हो जाता है, इसे हम कहते हैं मैग्मा चैम्बर। और ये हमारा जो पदार्थ होता है प्लेटों का, इसे कहते हैं गर्म तप्त मैग्मा। ये हमारा गर्म तप्त मैग्मा हमारी पृथ्वी के अंदर में होता है। यही गर्म तप्त मैग्मा जब हमारी पृथ्वी की भूषता पर आ जाता है इस नली के माध्यम से, तो उसे हम कहते हैं ज्वालामुखी उद्गार, या इस पूरी परिघटना को कहा जाता है वल्कनिज्म। ज्वालामुखी में हमारी पृथ्वी के अंदर मैग्मा का बनना और मैग्मा का पुनः हमारी पृथ्वी की भूषता पर आने की संपूर्ण परिघटना को
इस संपूर्ण परिघटना को हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी उद्गार या वोल्केनिज्म कहते हैं। और इस तरीके से हमारा ज्वालामुखी उद्गारित हो गया। पहले हमारे ज्वालामुखी थोड़ा सा ऐसे बाहर आया होगा, फिर ऐसे क्रमशः इसका ढेर लगता चला गया और यहां पर कहीं ना कहीं क्या बन गया? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पर्वत या किसका निर्माण हो गया? शंकु का निर्माण हो गया। हम इसे शंकु क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह कोन के आकार का है, तो इस तरीके से ज्वालामुखी शंकु या पर्वत का निर्माण हो गया। जिस नली के माध्यम से हमारा यह पदार्थ बाहर आता है उसे हम कहते हैं ज्वालामुखी, उसे हम कहते हैं ज्वालामुखी नली। जिस नली के माध्यम से यह हमारा पदार्थ बाहर आता है उसे हम कहते हैं ज्वालामुखी नली। इसी नली के माध्यम से यह पदार्थ बाहर आता है और जहां से यह पदार्थ निकलता है हमारी भूसतह पर बाहर, जैसे जैसे निकलता है उसे हम कहते हैं क्रेटर या उसे हम कह सकते हैं माउथ। माउथ हमारा कभी यहां रहा होगा और निरंतर माउथ इस प्रकार से बढ़ता रहता है और हमारा माउथ यहां पर आ जाएगा। इसे हम कहते हैं क्रेटर। और यहां पर क्रेटर या मुख का निर्माण हो जाता है जिसे हम कहते हैं ज्वालामुखी मुख। और इस तरीके से इसी क्रेटर से ज्वालामुखी निरंतर रूप से बाहर आता रहता है। जब ज्वालामुखी का उद्गार बहुत दिनों तक बंद हो जाएगा, ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होगा, उस दौरान कहीं ना कहीं वर्षा होगी और वर्षा होने के दौरान इस क्रेटर में पानी भरता है। इसके पहले आइए हम सब लोग यहां देखने का प्रयास करते हैं। यह गर्म तप्त मैग्मा जब हमारी पृथ्वी के अंदर था तब यह हाई सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म था, लेकिन यह जैसे हमारी पृथ्वी के बाहर आता है, जैसे ही हमारी पृथ्वी के बाहर आता है, इसको तमाम प्रकार के प्राकृतिक कारक जिसे हम कहते हैं नेचुरल फैक्टर, ये सारे के सारे नेचुरल फैक्टर इस पर काम करते हैं और इसे क्या बना देते हैं? ठंडा बना देते हैं। जब मैं कहता हूं प्राकृतिक कारक तो इसका मतलब होता है ओस, कोहरा, बादल, आंधी, तूफान। ये सारे के सारे प्राकृतिक कारक इस मैग्मा को ठंडा बना देते हैं और जैसे ही हमारा मैग्मा ठंडा हो जाता है तो इस पूरी परिघटना को, इस मैग्मा को हम लोग क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। तब हम इसे लावा कहते हैं जब हमारा मैग्मा ठंडा हो जाता है। तो इस विषय को सभी विद्यार्थी को बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो यहां पर हमारा लावा बन जाता है यही मैग्मा। पदार्थ एक है लेकिन एक पदार्थ हमारा गर्म और तप्त है तो वो मैग्मा कहला रहा है। यही मैग्मा जब हमारी पृथ्वी की भूसतह पर आ जाता है तो प्रकृति के सापेक्ष है। ये हम सभी भी प्रकृति के सापेक्ष है। जैसे गर्मी आता है तो हम सभी लोग, ठंडी आता है तो हम सभी लोग उलन क्लोथ पहनते हैं, जब गर्मी आता है तो समर क्लोथ पहनते हैं। अर्थात हम प्रकृति के अकॉर्डिंग के अनुसार अपने वस्त्र को परिवर्तित करते रहते हैं। तो यहां पर हमारे ये लावा भी कहीं ना कहीं प्रकृति से निरपेक्ष नहीं है। जब ये हमारी भूसतह पर आएगा गर्म तप्त मैग्मा, हाई सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म है, तो ये ठंडा होकर के लावा में बदल जाता है। तो इस प्रकार से ये सारी संरचनाएं कहीं ना कहीं ज्वालामुखी उद्गार के दौरान हमारी पृथ्वी पर निर्मित होती हैं। कुछ संरचनाएं हमारी पृथ्वी के अंदर बनती हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। ये सारे इंटरनल स्ट्रक्चर हमारी पृथ्वी के अंदर बनते हैं। तो ये बातें सभी विद्यार्थी को ध्यान में रहना है, या इसे कहते हैं हम अभ्यांतरिक संरचना। ये सारी अभ्यांतरिक संरचनाएं हमारी पृथ्वी के अंदर बनती हैं। ज्वालामुखी क्योंकि हमारी पृथ्वी के अंदर से आता है,
इस कारण से कभी कभी हमारा ज्वालामुखी, ये मैग्मा जब उद्गारित हो रहा होता है, मैग्मा जब हमारा बाहर आ रहा होता है, इस दौरान कहीं ना कहीं हम सबको देखने को मिलता है ये हमारा मैग्मा जो हमारी पृथ्वी के अंदर से आ रहा है प्यारे बच्चों, वो कहीं ना कहीं यहां से मैग्मा जो उद्गारित हो रहा है, उद्गारित होने के दौरान, ये बाहर आने के दौरान कभी कभी यहां कठोर चट्टानें मिल गई मार्ग में उसके, तब मैग्मा इन्हें तोड़ नहीं पाता है, तो मैग्मा पृथ्वी के अंदर में अपने लिए स्पेस बनाता है, इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी ऐसी संरचनाओं का निर्माण करता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं हमारा मैग्मा इस तरीके की बहुत सारी संरचनाओं का निर्माण करता है, अंदर घुस जाता है हमारी पृथ्वी में, कहीं स्पेस बना लेता है इंटीरियर भाग में, जिसे हम कहते हैं बैथोलिथ, लैपोलिथ, लैकोलिथ, सिल और डाइक रूपी संरचना कहते हैं। तो इस प्रकार की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर भी हमारी पृथ्वी के अंदर बनते हैं, क्योंकि ये मैग्मा हमारी पृथ्वी के अंदर से आ रहा है, इसीलिए बैकोलिथ, फैकोलिथ, लैकोलिथ, सिल और डाइक जैसी आंतरिक संरचनाएं, इंटरनल स्ट्रक्चर हमारी पृथ्वी के अंदर बनते हैं। जैसे मैग्मा चैम्बर हमारी पृथ्वी के अंदर में बना है, उसी प्रकार से जब ये मैग्मा कभी कभी तोड़ नहीं पाते हैं चट्टानों को, तो अपने लिए कहीं ना कहीं स्पेस बनाते हैं रहने के लिए, तो ये संरचनाएं निर्मित होती हैं। तो इस विषय को सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखना है। जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो यहां पर कहीं ना कहीं हम लोग को देखना है, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान गैसें हमारी पृथ्वी के अंदर से बाहर आती हैं, और दूसरे हैं जलवाष्प, ये भी हमारी पृथ्वी के अंदर से बाहर आते हैं। जब जल की बूंदें गैस में बदल जाती हैं, जलवाष्प में बदल जाती हैं, गुप्त उष्मा ग्रहण करके, तो उसे हम कहते हैं जलवाष्प। और हमारे ज्वालामुखी उद्गार के दौरान 60% से लेकर के 90% तक कहीं ना कहीं जलवाष्प की मात्रा होती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, और फिर यहां पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा, और फिर कहीं ना कहीं इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, अमोनिया, ये सारी की सारी गैसें कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी से बाहर आती हैं। और फिर हमारी पृथ्वी में गैसों के अलावा भी धूल के कण भी बाहर आते हैं। इस तरीके से धूल के कण और बड़े बड़े अंदर से पृथ्वी के धूल के कण और भूखंड भी कहीं बाहर आते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हमारी पृथ्वी के अंदर से बाहर आती हैं ज्वालामुखी उद्गार के दौरान, और बहुत सारे खनिज तत्व भी बाहर आते हैं, बहुत सारे धात्विक तत्व भी कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी से ज्वालामुखी उद्गार के दौरान बाहर आते हैं। तो इस विषय को सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखना है। ये कहीं ना कहीं हम लोग ज्वालामुखी उद्गार के दौरान उसकी सारी प्रक्रिया के तकनीकी पक्ष को जानने का प्रयास कर रहे थे, जिसके तहत हमने देखा कि हमारी प्लेटें टकराती हैं, फिर मैग्मा बनता है। क्योंकि हमारी प्लेटें हमारी पृथ्वी के अंदर में प्लेट टेक्टोनिक के तहत हमने जाना था कि 3 प्रकार की गतियां करती हैं, और ये 3 प्रकार की जो गतियां हैं, उसमें एक प्रकार की गति हमारी प्लेटों की सम्मुख आना, बिल्कुल अभिसरण करना, मीन्स पास पास आना सम्मुख, और दूसरे प्रकार की गति होती है यहां पर कहीं ना कहीं अपसरण गति, जब हमारी एक प्लेट दूसरे प्लेट से कहा जाती है दूर दूर अपसरित होती है, तो इसे अपसरण मूवमेंट कहते हैं। और तीसरे प्रकार की प्लेटों की जो हमारी गति होती है वो संरक्षी गति होती है, जब हमारी प्लेटें कहीं ना कहीं कैसी गति करती हैं, एक दूसरे के समानांतर मूवमेंट करती हैं। और हमारी प्लेटें हमारी पृथ्वी के अंदर में गति कर रही हैं, इस कारण से कहीं ना कहीं हमारी प्रमुख रूप से इस कारण से हमारी पृथ्वी के अंदर मैग्मा का निर्माण होता है। और जब हमारी पृथ्वी के अंदर में मैग्मा बन जाएगा,
तो वो कहीं ना कहीं से हमारी पृथ्वी के कमजोर भूसतह को चीर करके उसको, और वहां से क्या होगा, उद्गारित होगा। इसी संपूर्ण घटना को हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी उद्गार कहते हैं। इस संपूर्ण घटना को हम ज्वालामुखी उद्गार कहते हैं, वल्कनिज्म कहते हैं। तो ये बात ध्यान में रखनी है अगर हम वल्केनो पढ़ रहे हैं, ज्वालामुखी पढ़ रहे हैं। अब हम लोग यहां पर देखने का प्रयास करेंगे कि ज्वालामुखी को आखिर कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है, कितने भागों में ज्वालामुखी को बांटा गया है। इस विषय को हम लोग यहां पर समझने का प्रयास करेंगे कि हम ज्वालामुखी को आखिर कितने भागों में बांटते हैं, कितने भागों में उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। जब भी क्लासिफिकेशन का नाम आए तो सभी विद्यार्थी को यह ध्यान देना चाहिए कि क्लासिफिकेशन अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कोई न कोई भिन्नता होगी उनके गुणधर्मों को लेकर के, उनके स्वभाव को लेकर के, तभी इसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अन्यथा क्लासिफिकेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी विभाजन की बात आए तो हमारे मन में आना चाहिए मौलिक गुणधर्मों में क्या होगा, अंतर होगा। इसी आधार पर यहां कहीं न कहीं विभाजन किया जा रहा होगा। तो ऐसे में हमारी पृथ्वी में जो ज्वालामुखी उद्गारित होता है उसे हम कितने भागों में बांटते हैं, मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। जैसे कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बताते हैं कि ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आज इस क्लास में अपनी इस भ्रांति को, अपने इस संशय को ध्यान में ले लेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ज्वालामुखी हमारे होते हैं, ज्वालामुखी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। जो हमारा पहला प्रकार होता है ज्वालामुखी का, वो प्रकार होता है समय के आधार पर ज्वालामुखी का विभाजन। समय के आधार पर ज्वालामुखी का विभाजन। और जो दूसरा प्रकार है, कहीं ना कहीं यहां पर हम देखने का प्रयास करें अगर, तो यहां पर समय के आधार पर जो ज्वालामुखी बांटा गया है उसे पुनः 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रकार है सक्रिय ज्वालामुखी। ज्वालामुखी यहां पर हम लोग देख रहे हैं एक्टिव वॉल्केनो। तो ये बातें ध्यान में रखना है। और दूसरा प्रकार जो हमारा है यहां पर अगर हम इसे देखें तो कहीं ना कहीं आता है सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त ज्वालामुखी हमारा होता है, यहां पर कहीं ना कहीं हम लोग देखें डोरमेंट वॉल्केनो। ये बातें सभी को ध्यान में रखना है। और तीसरे प्रकार का जो हमारा ज्वालामुखी होता है उसे हम कहते हैं मृत ज्वालामुखी। समय के आधार पर अगर हम बांटें, मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी को हम कहते हैं डेड वॉल्केनो। तो ये बातें सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखनी है। ये हमारा डेड वॉल्केनो है। तो इस तरीके से हम समय के आधार पर ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटते हैं। हमारा जो अगला प्रकार है ज्वालामुखी विभाजन करने का, उस प्रकार को हम लोग देखें। अभी तक हम बचपन से पढ़ते आए ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। क्योंकि सर लोग यही बताए तो बच्चे लोग ने इसको याद कर लिया, तो सभी विद्यार्थी को इस विषय में याद होगा। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि ज्वालामुखी को 2 भागों में विभाजित किया गया है। और जो दूसरा भाग है हमारा, वो उद्गार प्रक्रिया के आधार पर ज्वालामुखी को बांटा गया है। उद्गार प्रक्रिया के आधार पर।
उद्गार प्रक्रिया के आधार पर ज्वालामुखी को बांटा गया है। तो हम दूसरे प्रकार के अंतर्गत अगर देखें तो यहां पर कहीं ना कहीं जो पहला प्रकार होता है उद्गार प्रक्रिया के आधार पर, दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी, दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी ये हमारे दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी हैं। और जो हमारा अगला प्रकार है उसका उद्गार प्रक्रिया के आधार पर, उसे हम कहते हैं नली उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। इसमें क्रैक के आधार पर, क्रैक बाल्किनो इसे कह सकते हैं। और जो नली है ये पाइप इरोजन वाले ज्वालामुखी के तौर पर इसे हम देखते हैं। नली उद्भेदन वाले ज्वालामुखी, तो इस तरीके से ज्वालामुखी को दो भागों में विभाजित किया गया है। इसका जो पहला प्रकार है ज्वालामुखी का, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने को मिलता है, समय के आधार पर इसे विभाजित किया गया है। टाइम ऑफ पीरियड के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। टाइम ऑफ पीरियड के आधार पर हमारा पहला ज्वालामुखी है सक्रिय ज्वालामुखी, और दूसरा हमारा ज्वालामुखी है सुसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा ज्वालामुखी हमारा मृत ज्वालामुखी। और फिर हम लोग इसका विभाजन करते हैं उद्गार प्रक्रिया के आधार पर। जब हम उद्गार प्रक्रिया के आधार पर देखते हैं तो दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी, और दूसरा ज्वालामुखी हमारा नली उद्भेदन वाले ज्वालामुखी है। तो यहां पर हम लोग अगर देखने का प्रयास करें सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा की थोड़ा सा जांच पड़ताल करने का अगर प्रयास करें तो हम सबके ध्यान में आता है ऐसे ज्वालामुखी जिनसे गर्म तप्त मैग्मा निरंतर उद्गारित होता रहता है, हमेशा निकलता रहता है। ऐसे प्रकार के ज्वालामुखी को हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, एक्टिव बाल्किनो कहते हैं, जिसमें से गर्म तप्त मैग्मा निरंतर निकलता रहता हो। ऐसे प्रकार के ज्वालामुखी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव बाल्किनो के अंतर्गत रखते हैं। उन्हें हम कहते हैं एक्टिव बाल्किनो, जिनसे गर्म तप्त मैग्मा निरंतर निकलता रहता हो, हमेशा निकलता रहता हो। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम लोग एक्टिव बाल्किनो के अंतर्गत रखते हैं। तो इस विषय को सभी विद्यार्थी को ध्यान में बिल्कुल रखना है। इट इज क्लियर। तो यहां पर हम लोग अगर सक्रिय ज्वालामुखी देखें तो ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनसे गर्म तप्त मैग्मा हमारी पृथ्वी के अंदर में प्लेटें हैं, प्लेटों का आपस में सबडक्शन हुआ, और जैसे ही हमारी प्लेट यहां पर आएगी, लड़ेगी, यहां पर आएगी और फिर लड़ेगी, प्लेट का ये भाग टूट जाएगा। जो अधिक घनत्व की हमारी प्लेट होती है वो नीचे जाती है, उसका नीचे सबडक्शन होता है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं, इसको इस प्रकार से समझें, जो वृक्ष फलदायी होते हैं वो हमेशा नत होते हैं, झुके होते हैं। हमारी जो प्लेट भारी है वो हमेशा अंदर जाती है, उसका सबडक्शन होता है, उसका क्षेपण होता है, उसमें टूट फूट होती है, और जो हमारी प्लेट हल्की होती है वो इसके ऊपर आ जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारी प्लेट टूट जाती है और हमारा मैग्मा यहां पर बनता है। जैसे ही हमारा मैग्मा यहां पर बना, और फिर अगर हमारी पृथ्वी के अंदर में मैग्मा गर्म तप्त बन गया है तो क्या वो अंदर ही रहेगा पृथ्वी के? ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हमारी प्रकृति नहीं करती है। अगर हमारी पृथ्वी के अंदर में मैग्मा बन गया है, हमारी प्लेटें टूट फूट करके गर्म और तप्त हो गई हैं, तो वह हमारी भूसतह पर उनका उद्गार होना बिल्कुल निश्चित है। उद्गार होगा ही होगा, और यह हमारी पृथ्वी के स्वास्थ्य के लिए भी कहीं ना कहीं क्या है, आवश्यक है। कि अगर हमारी पृथ्वी में, जैसे हम सबके शरीर में जो कोशिकाएं या जो सेल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, पस के रूप में होते हैं, WBC, जो हमारे शरीर के सैनिक होते हैं, घायल हो जाते हैं और पस के रूप में हमारे शरीर में रहते हैं। अगर ज्यादा समय तक हमारे शरीर में पस के रूप में रहें तो कहीं ना कहीं हम सबके शरीर के लिए क्या है, अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं हम सभी लोग मौन रूप से बैठ करके क्या लिख रहे हैं,
निमंत्रण लिख रहे हैं भयंकर रोग का, तो कहीं ना कहीं सभी को अपने शरीर में पस को नहीं रखना चाहिए। तो इसीलिए कहीं ना कहीं यहां पर देखें, अगर हमारी प्लेट क्षतिग्रस्त हो गई है, जैसे आपकी डब्ल्यूबीसी क्षतिग्रस्त हो जाते तो उन्हें बाहर आना जरूरी है, वैसे अगर हमारी कोशिका, हमारी ये प्लेट क्षतिग्रस्त हो गई है तो वो टूट गई है, मैग्मा बन गई, मैग्मा चैम्बर में जाकर के इकट्ठा हो गई है, तो इसका बाहर आना बिल्कुल निश्चित है, ये बाहर उद्गारित हो जाता है। इसी को हम कहते हैं, इस तरीके से मैग्मा उद्गारित हो गया। और हमारी पृथ्वी के अंदर जहां निरंतर प्लेट मूवमेंट कर रही है, जहां लगातार हमारी प्लेट मूवमेंट कर रही होगी, वहां किस प्रकार के ज्वालामुखी आएंगे? वहां सक्रिय प्रकार के ज्वालामुखी आते हैं। कैसे ज्वालामुखी? सक्रिय प्रकार के ज्वालामुखी ऐसे स्थानों पर आते हैं। तो इस विषय को सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखना है। सक्रिय वाल्किनो, इसके अंदर से निरंतर रूप से निकलता रहेगा गर्म तप्त मैग्मा। यहां पर समय का निरंतर क्या हमें बता रहा है? समय, टाइम ऑफ पीरियड। और इसका क्लासिफिकेशन भी कहीं ना कहीं किसके आधार पर किया गया है? समय के आधार पर किया गया है। तो यहां पर समय का इंपॉर्टेंस है, और इस समय के इंपॉर्टेंस को बिल्कुल सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखना है। तो यहां टाइम ऑफ, निरंतर हमारी पृथ्वी के अंदर से हमेशा समय बता रहा है, टाइम ऑफ पीरियड। और इसका मैकेनिज्म है कि हमारी पृथ्वी के अंदर में उस स्थान पर जहां पर ये सक्रिय ज्वालामुखी निरंतर आ रहे हैं, उस स्थान पर कहीं निरंतर रूप से मैग्मा बन रहा है। जैसे हमारी फैक्ट्री से उत्पाद के बाहर आने के लिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होने के लिए कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है। अगर हमारी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल्स ना हो तो कहीं ना कहीं हमारी फैक्ट्री से मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती है। ठीक उसी तरीके से मैग्मा जब बनेगा, रॉ मटेरियल्स हमारी पृथ्वी के अंदर में रहेगा, तो वही मैग्मा कहीं ना कहीं क्या होगा? उद्गारित होगा हमारी पृथ्वी के ऊपर। तो इसके लिए हमारी पृथ्वी के अंदर में ऐसे स्थानों पर ये आएंगे जहां हमारी प्लेटें लगभग निरंतर मूवमेंट की अवस्था में है। तो हमारे सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे स्थानों पर कहीं ना कहीं आते हैं। तो ये विषय ध्यान में रखना है। सक्रिय ज्वालामुखी के अगर हम उदाहरणों की बात करें तो ध्यान में आता है कि हमारे सक्रिय ज्वालामुखी का सर्वोत्तम उदाहरण स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी हमारे सक्रिय ज्वालामुखी का सर्वोत्तम उदाहरण है, जो सिसिली के पास है। तो ये स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी से निरंतर रूप से कहीं ना कहीं क्या निकलता रहता है? गर्म तप्त मैग्मा बाहर निकलता रहता है। और स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। हम क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। किस प्रकार की ज्वालामुखी को? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं इसको हम। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं इसको हम। आपकी स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, क्योंकि जब प्राचीन काल में नाविक यहां पर यात्राएं किया करते थे, तो उसी को देख करके कहीं ना कहीं उसमें से लौ निकलती रहती है, लौ निकलती रहती है, और हजारों किलोमीटर से दूर से वो लौ ऐसे दिखाई पड़ती है। प्राचीन काल में, मध्यकाल के बहुत सारे ऐसे उसमें देखने के लिए ये क्या लौ का सहारा लेते थे नाविक, और अपनी दिशा का निर्धारण करते थे। इसी कारण से इसे हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो इस विषय को ध्यान में रखना है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर का, ये सक्रिय ज्वालामुखी के क्या हैं? उदाहरण के रूप में आप इन्हें देख सकते हैं, जहां से निरंतर गर्म तप्त मैग्मा कहीं ना कहीं क्या आता रहता है? बाहर आता रहता है। और यहां पर हम लोग देखते हैं हमारा अगला ज्वालामुखी है सुषुप्त ज्वालामुखी, या इसे हम कहते हैं डोरमेंट वॉल्केनो। इस वॉल्केनो में ज्वालामुखी रुक रुक करके बाहर आता है। सुसुक, सुसुक एक शब्द होता है कि अगर कोई बच्चा रो रहा है तो इसका मतलब है रुक रुक करके रो रहा है। उसी से बना हुआ है सुसुप्त, हमारा ऐसा ज्वालामुखी जिसमें से गर्म तप्त मैग्मा रुक रुक करके बाहर आता है, और उसे हम कहते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी।
इसके पीछे जो हमारी तकनीकी है, हमारी प्लेटों का संचलन है। ऐसे स्थानों पर हमारी प्लेट एक बार चली और मैग्मा बना, अधिक घनत्व की प्लेट का नीचे सबडक्शन हुआ और मैग्मा बना, और फिर मैग्मा जब हमारी पृथ्वी में बन जाएगा तो उसका उद्गार होना बिल्कुल निश्चित है। निश्चित उसमें से मैग्मा का उद्गार होगा और हमारी प्लेट यहां पर कोई ओट लग गया, आकर के रुक गई है। लेकिन पुनः हमारी पृथ्वी कुछ सालों के बाद इस ओट को ऐसे ऐसे प्रेशर डालेगी और इसको हटाएगी और फिर हमारी प्लेट यहां पर मूवमेंट करेगी, और जैसे ही प्लेट मूवमेंट करेगी वैसे मैग्मा बनेगा और आकस्मिक रूप से हमारा ज्वालामुखी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद फट पड़ेगा। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी को हम कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। एक बात सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखनी है कि ये ज्वालामुखी जो हमारा सुषुप्त ज्वालामुखी होता है, ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है? विनाशकारी, सबसे ज्यादा विध्वंसात्मक, सबसे ज्यादा विनाशकारी अगर होता है कोई ज्वालामुखी हमारा, तो यही हमारा ज्वालामुखी होता है, सुषुप्त ज्वालामुखी। क्योंकि सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा उद्गारित होता रहता है उसमें से मैग्मा, तो वहां पर जब पहली बार उद्गार हुआ होगा तभी विनाश होगा, वन टाइम लॉस होता है केवल यहां पर सक्रिय ज्वालामुखी में। और मृत ज्वालामुखी में भी वन टाइम लॉस होता है, लेकिन हमारे सुषुप्त ज्वालामुखी में मल्टीपल नुकसान होते रहते हैं। क्योंकि यहां पर एक बार गर्म तप्त मैग्मा हमारी पृथ्वी से बाहर आया तो यहां के धन जन वनस्पति प्राणी समाज सबको इतना हाई सेंटीग्रेड तापमान पर हमारा मैग्मा गर्म होता है कि वो जलाकर उसको राख कर देता है। जो भी वनस्पति या जीव जंत या प्राणी समाज इस मैग्मा के संपर्क में आता है उसका डीएनए हेलिक्स मॉडल भी नहीं तैयार किया जा सकता। उसके अगर मैं कहूं निष्कर्षता उसके हड्डी का एक चूरा भी नहीं बचने वाला है। सब कुछ जल करके एकदम क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाता है। क्योंकि ये हमारा मैग्मा जो होता है वो हाई सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म होता है। तो एक बार उद्गारित होगा तो यहां पर जमी हुई वनस्पति जीव जंतु जो भी इसके संपर्क में आएंगे, लेकिन आप लोगों के इसके संपर्क में नहीं आना है, सावधान रहना है। आप लोग चालाक विद्यार्थी हैं तो ये बातें ध्यान में रखनी है और समाज में अन्य लोगों को भी जागरूक करना है। तो यहां पर कहीं ना कहीं इसके संपर्क में जो भी जीव जंतु और वनस्पति आएंगे सब जल करके बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, सब बिल्कुल जल करके नष्ट हो जाते हैं। तो ये बातें यहां पर ध्यान में रखना है। फिर मानव शॉर्ट टर्म मेमोरी का शिकार होता है। कहीं ना कहीं मानव इस महान विपदा, इस महान आपदा, इस महान विपत्ति को विस्मृत कर देता है। जब इस विस्मृत हो जाएगा मानव, तो कहीं ना कहीं मानव यहां पर जाकर के क्या बनाएंगे? अपने अधिवास बनाएंगे, अपने सेटलमेंट्स बनाएंगे। और जब यहां पर मानव पुनः अपने सेटलमेंट्स बनाएंगे, क्योंकि मानव उतने वैज्ञानिक नहीं हैं और हमारी सरकारों ने अगर उन्हें नहीं चेताया सही प्रकार से और वो सब ले जाकर के यहां पर अपनी बस्तियां बसा लिए, क्योंकि जमीन बहुत कम है और जनसंख्या निरंतर रूप से आप सभी लोग देख रहे हैं बढ़ रही है, और भारत तो कहीं ना कहीं तो जनसंख्या इस तरीके से आपकी बढ़ रही है, इस कारण से जमीन का इंपॉर्टेंस, लैंड का इंपॉर्टेंस यहां पर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है तो यहां पर कहीं ना कहीं जब ज्वालामुखी उद्गारित होगा तो यहां पर लोग अपना अगर घर बना लेंगे, रहेंगे, तो वो पुनः इसके चपेट में आ जाएंगे और फिर उनके अधिवास वगैरह सब क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो सरकारों को यह ध्यान देना चाहिए, जहां अपनी प्लेटों का अध्ययन करा करके उनके विषय में सारी जानकारी रखनी चाहिए। जहां ऐसी स्थिति बन रही है, हमारी प्लेट एक बार चलती है, मैग्मा बनता है, फिर रुकी हुई है, ओट लगा हुआ है, लेकिन ओट हटेगा कुछ दिन बाद और पुनः चलेगी और फिर मैग्मा बनेगा
और मैग्मा उद्गारित होगा, चाहे 10 साल बाद ही हो, 15 साल बाद ही हो, 20 साल बाद ही हो, लेकिन होगा जरूर। तो ऐसे स्थानों पर कहीं ना कहीं ह्यूमन सेटलमेंट्स को बसाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। तो इस विषय को सभी विद्यार्थी को बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब यहां पर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, हम लोग यहां समझने का प्रयास करेंगे इसका सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के ज्वालामुखी का सर्वोत्तम उदाहरण क्राकाटोआ इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। क्राकाटोआ इंडोनेशिया का ज्वालामुखी इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। किलिमंजारो ज्वालामुखी इसका सर्वोत्तम उदाहरण है अफ्रीका का। ये सारे ज्वालामुखी सुसुप्त प्रकार के ज्वालामुखी हैं। इसमें से रुक रुक करके गर्म तप्त मैग्मा बाहर आता रहता है। और भारत में अगर हम बात करें तो भारत का बैरन ज्वालामुखी, भारत का कौन सा ज्वालामुखी? बैरन ज्वालामुखी इसका उदाहरण है। और फिर यहां पर भारत के अंडमान निकोबार द्वीप पर ही नारकोंडम ज्वालामुखी इसका उदाहरण है। सर्वोत्तम उदाहरण के तौर पर कहीं ना कहीं हम सबके सामने आता है। भारत में मात्र 2 ही ज्वालामुखी हैं और दोनों के दोनों ज्वालामुखी कहीं ना कहीं कैसे हैं? सुसुप्त ज्वालामुखी हैं। सुसुक सुसुक कर जैसे बच्चे की तरह ये रोते हैं। जैसे बच्चे को अपने इच्छित खिलौना नहीं मिलता है तो वो रोने लगते हैं। ये बच्चों का मनोविज्ञान होता है, वो प्रेशर क्रिएट करने के लिए अपने गार्जियंस पर रोने लगते हैं। और जब रोते रोते उनकी तंत्रिकाएं शिथिल पड़ जाती, थक जाते हैं, तो वो कहीं दूसरी तरफ ध्यान देने लगते हैं, तो कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं। लेकिन पुनः जैसे उनका मस्तिष्क में यह आता है कि हमें खिलौना नहीं मिला है, तो वो फिर रोने लगते हैं। इसी तरीके से हमारा ये सुसुप्त ज्वालामुखी काम करता है। इंडोनेशिया का क्राकाटोआ ज्वालामुखी का उद्गार जब हुआ था तो उसकी आवाज भारत तक सुनाई पड़ी थी। जावा सुमात्रा द्वीप तक कहीं ना कहीं ये अपने चपेट में ले लिया था। तो इस प्रकार से ये इतना भयंकर ज्वालामुखी था और 1883 ईस्वी में इसका विस्फोट बहुत ही भयंकर आवाज के साथ हुआ। ध्वनि प्रदूषण भी फैलाते हैं ज्वालामुखी, हम आपको इनके हानि और लाभ से भी अवगत कराएंगे। तो यहां पर जब हम अगले ज्वालामुखी की बात करते हैं तो ये हमारा अगला ज्वालामुखी होता है मृत ज्वालामुखी, डेड वोल्केनो। ऐसे ज्वालामुखी जिनसे किसी कालखंड में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था, लेकिन भविष्य तो ना, भविष्य में इसमें से ज्वालामुखी उद्गार कभी नहीं होगा। जो हुआ सो भूत में हो गया, पास्ट में हो गया, प्रेजेंट और फ्यूचर में कोई भी ज्वालामुखी उद्गार होने की संभावना दूर दूर तक नहीं है। तो यहां पर समय इंडिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समय के आधार पर इसे बांटा ही गया है, इसलिए बार बार यहां समय अपने आप ये शब्द ही बता रहा है। तो ये हमारा मृत ज्वालामुखी है। ऐसे स्थानों पर कभी हमारी मैग्मा निर्माण हुआ था, लेकिन अब वहां पर मैग्मा नहीं बन रहा है। जब फैक्ट्री में सामान ही नहीं बनेगा तो क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगी? अब यहां पर मैग्मा नहीं बन रहा है, इस कारण से कहीं ना कहीं यहां पर मैग्मा उद्गार एक बार हुआ जब हुआ, लेकिन अब फ्यूचर और प्रेजेंट में उद्गार होने की दूर दूर तक संभावना मौजूद नहीं है। इस प्रकार की ज्वालामुखी को हम कैसे ज्वालामुखी कहते हैं? मृत ज्वालामुखी। और फिर हमारा अगला प्रकार जो है ज्वालामुखी का, इसे हम लोग यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। तो हमारा अगला प्रकार जो हमारे ज्वालामुखी का है वो कहीं ना कहीं यहां पर देखने को मिलता है उद्गार प्रक्रिया के आधार पर ज्वालामुखी का विभाजन। उद्गार प्रक्रिया के आधार पर 2 प्रकार से ज्वालामुखी को बांटा गया है। एक हमारा होता है दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी, और दूसरा हमारा ज्वालामुखी का प्रकार होता है यहां पर कहीं ना कहीं जो हमारा अगला प्रकार होता है ज्वालामुखी का, दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। तो इसके अंतर्गत अगर हम देखने का प्रयास करें तो यहां पर ध्यान में आता है यह हमारी पृथ्वी है। माना कि हमारी पृथ्वी में कोई लंबी दरार फट जाए, ऐसे 17 किलोमीटर 34 किलोमीटर
लंबी दरार फट जाए, बिल्कुल खरबूजे की तरह फट जाए इस प्रकार से। और फिर किस कारण से फटता है? क्योंकि हमारा गर्म तप्त मैग्मा और गैसें हमारी पृथ्वी के भू सतह पर दबाव डालती हैं। और ऐसी घटना भारत में हो चुकी है जहां पर दरारी उद्भेदन से ज्वालामुखी का क्या हुआ था? उद्गार हुआ था। दरारी उद्भेदन से ज्वालामुखी का उद्गार यहां पर कहीं न कहीं हुआ था। आइए हम इसको देखते हैं। दरारी उद्भेदन से ज्वालामुखी का उद्गार यहां पर आपको देखने को इतिहास के 500 मिलियन वर्ष पहले इस प्रकार का ज्वालामुखी भारत में उद्गारित हुआ था। जब हमारी पृथ्वी अपने स्वरूप को तय कर रही थी, तब भारत की भूमि पर कहीं न कहीं इस प्रकार की ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था। तो यहां पर आइए हम लोग उसे समझने का प्रयास करते हैं। यह भारत का कहीं न कहीं क्या है? मानचित्र है। ऐसा प्रतीकात्मक मानचित्र बना लें। ये अपने भारत का मानचित्र है और यहां पर दक्कन का पठार है। भारत में ऐसे लंबी दरार फट गई हमारी पृथ्वी में, और जैसे ही भारत में यहां महाराष्ट्र और गुजरात के पास लंबी दरार फटी और ये पूरा लावा निकला और इस पूरे क्षेत्र में यहां तक फैल गया। ये पूरा पूर्वी कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सारे इलाकों में आ जाकर के ये पूरा का पूरा मैग्मा फैल गया। और जब मैग्मा हमारा ठंडा हो गया, जिसे हम लावा कहते हैं, इस तरीके से आपके लावा निर्मित दक्कन के पठार का क्या हो गया? निर्माण हो गया। रूस के साइबेरिया का पठार लंबी दरार फटने के माध्यम से कहीं न कहीं बना हुआ है। तो इस तरीके से दरारी उद्भेदन से जब यहां पर बड़े बड़े पठारों का निर्माण हो जाता है, यह मैग्मा दूर तक विस्तारित हो जाता है और इसी मैग्मा के पठार पर हम सभी लोग खेती करते हैं। और यहां पर यह मैग्मा काली मिट्टी का क्षेत्र बन गया है और यहां पर कपास की खेती की जाती है, गन्ने की खेती की जाती है। इसे हम कहते हैं चरनोजम मिट्टी, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, और इसमें जल धारणीयता भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये इस विषय को ध्यान में रखना है। तो ये आपके दक्कन के पठार का निर्माण हुआ दरारी उद्भेदन से। और हमारा जो अगला प्रकार है ज्वालामुखी का, उस प्रकार के विषय में आइए हम लोग देखते हैं। जब हमारी पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी का उद्गार एक नली के माध्यम से होता है, एक नली के माध्यम से होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नली उद्भेदन वाले ज्वालामुखी कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? नली उद्भेदन वाले या नली उद्गार वाले ज्वालामुखी। माना कि ये हमारी पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी के अंदर से प्लेटें लगी हुई हैं, और कहीं ना कहीं ये स्फीनोस्फीयर में जब हमारी प्लेटें गति के दौरान होती हैं, तो ये आपस में क्या हो जाती हैं? लड़ती हैं, अपसरण अभिसरण गति करती हैं। उस दौरान कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी में मैग्मा का निर्माण होता है। जब ये मैग्मा हमारी पृथ्वी के अंदर में बनेगा और यही मैग्मा एक नली के माध्यम से हमारी पृथ्वी की भू सतह पर आएगा, इस प्रकार के मैग्मा का उद्गार क्या होता है? नली उद्भेदन वाले ज्वालामुखी इन्हें हम कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? नली उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। और ये इनका माउथ है। माउथ एक विसरणशील संरचना है, हमेशा क्या हो रहा है? इसका स्थान बदल रहा है। क्रेटर, क्रेटर। और इसी क्रेटर में जब वर्षा काल में जल भर जाता है, ये किस में बदल जाता है? केल्ड्रा में बदल जाता है। इसे हम फिर क्या कहते हैं? केल्ड्रा कहते हैं। क्योंकि जब जल वर्षा होगी तो जल अपने किसमें, अपने पात्र जिसमें वो रखा जाता है, उसकी तली पर दबाव डालता है। यहां क्रेटर पर भी जल क्या डालेगा? चारों तरफ से दबाव डालेगा और क्रेटर हमारे ज्वालामुखी के माउथ को बड़ा कर देता है। 13-13, 14-14 किलोमीटर लंबी पूरी हमें झीलें प्राप्त हो जाती हैं केल्ड्रा के रूप में। और यहां से हम लोग क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में नहर बना करके। तो इस विषय को ध्यान में रखना है। यहां पर जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, उस दौरान कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी के अंदर से मैग्मा बाहर आता है। इसे हम कहते हैं नली उद्गार, नली के माध्यम से बाहर आ रहा है।
और नली के माध्यम से जब बाहर आएगा तो प्रेशर क्रिएट करके दूर तक ये क्या कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है, दूर तक फेंका जाएगा। और इसके अपने प्रकार हैं, आइए हम इन प्रकार को देख लेते हैं और जानते हैं। ये हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी इसका एक प्रकार है। फिर हमारा दूसरा प्रकार है विसुवियस तुल्य। फिर यहां पर कहीं ना कहीं स्ट्राम्बोली तुल्य। फिर हम अगला प्रकार यहां पर देखने का प्रयास करें, हमारा चौथा प्रकार वल्केनियन तुल्य। तुल्य ज्वालामुखी। और फिर हमारा यहां पर है प्लिनियन तुल्य ज्वालामुखी, पांचवा प्रकार। तो इस प्रकार से नली उद्भेदन या नली के माध्यम से जो हमारा ज्वालामुखी बाहर आता है उसके 5 प्रकार हैं। इन पांचों प्रकारों को सभी विद्यार्थी को याद रखना है। ये 5 प्रकार हैं हमारे, इन्हीं पांचों प्रकारों को याद में रखना है। हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी, विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी और प्लिनियन तुल्य ज्वालामुखी। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में देखा कि कितने प्रकार से ज्वालामुखी का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो ऐसे में ज्वालामुखी का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो 2 भागों में किया गया है। एक समय के आधार पर ज्वालामुखी का विभाजन, दूसरा किसके आधार पर, उद्गार प्रक्रिया के आधार पर। समय के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग बताएंगे 3 प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी बचपन से ही जानते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक हमारे सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरे हमारे सुषुप्त ज्वालामुखी, तीसरे हमारे मृत ज्वालामुखी या डेड वोल्केनो होते हैं। और फिर हम लोग बांटते हैं उद्गार प्रक्रिया के आधार पर ज्वालामुखी का विभाजन, जिसमें हम देखते हैं दरारी उद्भेदन वाले। दरार के माध्यम से जब हमारी पृथ्वी के ऊपर ज्वालामुखी का प्रगटीकरण होता है, ज्वालामुखी बाहर आता है, तो उसे हम कहते हैं दरारी उद्भेदन वाले। इसमें ज्यादा तीक्ष्णता के साथ, ज्यादा वेग के साथ, ज्यादा तीव्रता के साथ बाहर पदार्थ नहीं फेंके जाएंगे, धीरे धीरे गैसें बाहर आ जाएंगी। हमारी पृथ्वी खरबूजे की तरफ फट जाएगी, धीरे धीरे उसमें से गैसें बाहर आएंगी और फिर हमारा गर्म तप्त मैग्मा बाहर आकर के वो गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ बहुत दूर तक फैल जाता है। इसे हम कहते हैं दरारी उद्भेदन वाले। दक्कन का पठार, रूस के साइबेरिया का पठार, ये सब कहीं ना कहीं हमारे दरारी उद्भेदन से बने हुए पठार हैं। और फिर यहां पर हम लोग देखते हैं नली उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। जब ऐसे एक नली या सूख के माध्यम से ज्वालामुखी हमारा बाहर आता है, जिसे हम कहते हैं नली उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। और ये पदार्थ नली के माध्यम से आ रहा है, इसीलिए प्रेशर, गैसें पहले बाहर आएंगी, पहले गैसें और जलवाष्प बाहर आएगी। जलवाष्प की मात्रा 90 से 60% तक होती है, 60 से 90% तक। फिर हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस प्रकार की सारी गैसें हमारी पृथ्वी के अंदर से क्या आएंगी, बाहर आएंगी। और फिर हमारा गर्म तप्त मैग्मा बाहर आएगा और दूर तक क्या कर दिया जाता है, उछाल दिया जाता है। तो ये बातें सभी विद्यार्थी को बिल्कुल क्लियर रखनी है, नॉट एनी कंफ्यूजन। हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।